मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कोफ़ी अन्ना के कोट के साथ। कोफ़ी अन्ना कहते हैं, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू बट इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड जस्टिस इशू। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है बेसिकली सिंपल चीज़ बोल रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, हम बेसिकली क्लाइमेट चेंज को कैसे लेते हैं। हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज एक एनवायरमेंटल इशू है जिसको एनवायरमेंटल लेवल पे ही सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल इशू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो रिपरकशंस होते हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी होता है, वो हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर भी होता है, हेल्थ के ऊपर तो होता ही है, प्लस जस्टिस इशू क्रिएट करता है क्लाइमेट रेफ्यूजी। तो ये सारा जो कोट है कहीं ना कहीं कोफी अन्ना यही कहना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है जिसका ब्रॉडर सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। और ये जो एडिटोरियल है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज के हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन से। हीट एक्शन प्लान, तो देखो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, स्पेशली दिल्ली या नॉर्थन इंडिया की बात करें, वैसे वैसे यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन रहती है गर्मियों के टाइम में, वो क्या, वो है हीट वेव। तो उसी के ऊपर ये हमारा आज का जो है डेली डिस्पैच डिस्कशन है। हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CAPF जो है अपना रुख एनवायरनमेंट की तरफ जो है मोड़ रहा है, और यहाँ जो पॉइंट यूज़ कर रखे हैं उसको हम एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं अगर कोई ऐसे या कोई टॉपिक हमें दे देता है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। क्या उद्देश्य है हमारा? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। जैसे जैसे नई डायमेंशन ऐड होती रहेगी नॉलेज पूल डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अप्रैल जा चुका है, फर्स्ट वीक जो अप्रैल का लास्ट मंथ जो हमारा अप्रैल था उसके फर्स्ट वीक से ही जो हमारा दिल्ली है वो हाई टेम्परेचर जो है फेस करने लग गया था। 41 डिग्री सेल्सियस हमारे दिल्ली के अंदर टेम्परेचर था अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर। और ये जो हीट है ये अब ज़्यादा जो है रेयर नहीं रही, और ये एक नॉर्म्स बन चुकी है स्पेशली नॉर्थन इंडिया के लिए। और ये हो क्यों रहा है? हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडियन सिटीज़ की अगर बात करें तो ये मेजरली इफेक्टेड होती हैं। क्यों मेजरली इफेक्टेड होती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्ट्रेंट या कह लीजिए कि सफोकेटेड जो है स्ट्रीट्स होती हैं, चौड़े चौड़े रास्ते नहीं होते हैं, बीड़ी बीड़ी गलियाँ होती हैं पतली पतली। उसकी वजह से जो है सिटीज़ जो हैं उबाल मारती हैं, और उसी को हम हीट इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। वही जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जिसको हमने एक बार पढ़ा भी था। तो ये जो चीज़ें हो क्यों रही है? हो रही है डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से, प्लस कॉन्क्रीटाइजेशन, कॉन्क्रीट जंगल की वजह से जो अर्बन एरियाज़ में हो रहा है। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होते हैं? ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं हमारे इनफॉर्मल वर्कर, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए जो गली गली घूम के सामान बेचते हैं, रिक्शा पुलर हो गए, और हमारे गिग वर्कर्स हो गए। गिग वर्कर्स के ऊपर ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ देख ली थी। तो थोड़ा सा ये एक तरह से जो है क्लब हो जाएगा इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज का। अब ये जो वर्कर्स हैं हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स की अगर बात करें, ये रहा हमारा इनफॉर्मल वर्कर्स, ये जो है सन से लंबे समय तक जो है एक्सपोज होते हैं, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। आपको जैसे पता ही है कि जो रिक्शे वाले होते हैं या जो गिग वर्कर्स होते हैं सारे दिन जो है धूप में घूमते हैं, डिलीवरी करते रहते हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है, स्पेशली उनका जो पोटेंशियल आवर्स होते हैं, या कह लीजिए कि उनका जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं हीट की वजह से, और उसी का फिर इकोनॉमिक जो है कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है जो हमने गिग इकोनॉमी में देखा था। अब यहाँ पे RBI हमारा क्या बता रहा है? RBI की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि एक्सट्रीम हीट की वजह से, या कह लीजिए हीट वेव की वजह से, या क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक ही बात हो गई यहाँ पे। तो RBI कहता है कि इसकी वजह से हमारा जो इंडियन GDP है ये 4.5% रिड्यूस हो रहा है। तो इसका जो हार्म है हमारे हेल्थ और हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये कुछ इशू है जो शायद आपको समझ आ गया होगा कि हीट की वजह से हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास जो है कोई प्लान नहीं है, इंडिया के पास प्लान है, हीट एक्शन प्लान, लेकिन इस प्लान के अंदर कमियां हैं। वो क्या कमियां हैं इसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो बहुत सारी सिटीज़ हैं, स्पेशली हीट अर्बन आइलैंड इफेक्ट जो होता है वो फेस करती हैं। उससे निपटने के लिए हर एक सिटीज़ के पास जो है एक हैप है, हैप मतलब हीट एक्शन प्लान है। अहमदाबाद ऐसा पहला जो शहर था जिसने ये हीट एक्शन प्लान बनाया था। फिर उसके अलावा हमारे पास NDMA भी है जो 2019 की गाइडलाइन को यूज़ करता है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो फंड मिलना चाहिए इन सच बॉडीज़ को, इन प्लान्स को, वो प्रॉपर फंड नहीं मिल पाता, और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। और ये दो प्रॉब्लम जो है मेजर जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है वो उसके साथ होती है। एक तो फंडिंग की प्रॉब्लम रहती है, दूसरा प्रॉब्लम रहती है इम्प्लीमेंटेशन की। यही यहाँ पे बता रखा है। हैप प्लान के साथ प्रॉब्लम भी यही है। प्लस दूसरी प्रॉब्लम है कि शॉर्ट टर्म इश्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ऊपर ध्यान दिया गया है। लॉन्ग टर्म इश्यू जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है उसको मिटिगेट कैसे किया जाए उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं
उनको इग्नोर ही किया गया है इस हैप प्लान के अंदर। तो देखो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर या हमारे गिग वर्कर्स हो गए या हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, उनको ही आउटडोर वर्कर्स, उनको ही यहाँ से जो है इग्नोर कर दिया है। प्लस इस रूल के अंदर कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि जो है रेस्ट करने के लिए हीट वेव से, स्पेशली हीट वाले टाइम में प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कोई एरिया बना रखा हो गवर्नमेंट ने, या फिर वाटर कूलर वगैरह लगा रखे हों। क्योंकि आप देखेंगे जब जाते होंगे बसेस वगैरह में, अपनी गाड़ियों में जाते होंगे तो देखते होंगे कि ये जो गिग वर्कर है फ्लाईओवर के नीचे जो है रेस्ट करते हैं छाँव में फ्लाईओवर की। तो प्रॉपर जो रेस्ट रूम होने चाहिए, रेस्ट जो एरिया होने चाहिए, वो नहीं होते। इसीलिए जो है इनकी आपने देखा भी होगा, ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी करा था एक अपने पुराने डेली डिस्पैच में, कि हीट की वजह से दिल्ली के अंदर कितनी जाने गई थी लास्ट ईयर के अंदर। और इस हैप प्लान के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर लाइफ लॉस्ट कर देता है या फिर उसका जो प्रोडक्टिव आवर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। प्लस ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी होनी चाहिए वो भी नहीं प्रोवाइड करा रखी, स्पेशली इस हाइट के अगेंस्ट में। प्लस यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, और सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क नहीं होता डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। तो एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है दूसरे को नहीं पता होता, दूसरा क्या कर रहा है तीसरे को नहीं पता होता, तो कन्फ्यूज़न और पुअर प्लानिंग होती है इसकी वजह से, कोलैबोरेशन ना होने की वजह से। तो ये सारी जो मेजर प्रॉब्लम है ये हमारे हैप प्रोग्राम के अंदर है, हीट एक्शन प्लान के अंदर। इस वर्ड को थोड़ा सा याद रखना। तो ये समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। एक तो हीट की प्रॉब्लम है, हमारे पास प्लान है, लेकिन प्लान के अंदर भी अपनी एक प्रॉब्लम है। करना क्या चाहिए? करना वही चाहिए जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लर्निंग से बड़ा है, तो यहाँ पे भी हमें जो है लर्निंग करनी चाहिए, अदर कंट्री से सीखना चाहिए। यूएसए की बात करें, कैलिफोर्निया और ऑरेगन हो गया, तो यहाँ पे जो है एक मैंडेटरी और एम्प्लॉयर्स के लिए एक प्रोविज़न है कि वो वाटर शेड, रेस्ट रूम, रेस्ट ब्रेक और हीट सेफ्टी जो ट्रेनिंग है वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराएंगे। प्लस फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस के पास हीट वेव प्लान है। पब्लिक बिल्डिंग्स, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज वही पब्लिक बिल्डिंग होती है, उनको ओपन कर रखा है पीपल्स के लिए। वहाँ के फ्रांस के जो लोग हैं वो वहाँ पे गर्मियों के दिनों में वहाँ पे जो है अपने आप को कूल करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, जैसे हमारे गिग वर्कर्स जो हैं फ्लाईओवर के नीचे करते हैं। कतर और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे भी जो आउटडोर वर्क है वो स्पेशली हॉटेस्ट आवर के अंदर, क्योंकि सारे दिन तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं रहती ना, तो जो सबसे हीट वाला आवर होता है उसके अंदर जो है कतर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है उसको स्टॉप कर दिया गया, मतलब वो ब्रेक दे रखा है। जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है हीट के अकॉर्डिंग। तो इंडिया में भी ऐसे करने की ज़रूरत है। अहमदाबाद ने कर रखा है ऑलरेडी। अहमदाबाद ने क्या कर रखा है, जो अपने वर्किंग आवर्स है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया हीट के हिसाब से। प्लस जो शेड्स वगैरह क्रिएट करनी चाहिए जैसे फ्लाईओवर के नीचे रेस्ट करते हैं, सिमिलरली अहमदाबाद ने अपना एक जो है शेड एरिया बना रखा है। उड़ीसा ने भी यही चीज़ कर रखी है। तो यही बता रखा है कि ये जो एग्जांपल है इसी के द्वारा जो है हम अपने वर्कर्स को, स्पेशली जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल जो लर्निंग है उससे सीख के। अब करने की क्या ज़रूरत है? करने की बेसिकली ज़रूरत है हमें वर्कर सेंट्रिक जो अप्रोच है या हीट स्ट्रेटेजी है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमारे पास 2019 की गाइडलाइंस भी है, एनडीएमए 2019 गाइडलाइंस। इस गाइडलाइन के अंदर जो है अपडेट करने की ज़रूरत है बेसिक हमें इस गाइडलाइन को, और जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स स्पेसिफिक जो है पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो देखो ये चीज़ डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। एक एडिटोरियल में हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे हर वर्कर के लिए जो है एक स्कीम नहीं ला सकते, तो एक हमें अम्ब्रेला करके एक जो है पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर ये सारे जो गिग वर्कर्स हैं या सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी बनाई जा सके। तो ये करने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करते समय जो है जो ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सिटीज़ के अंदर कूलिंग एरिया हो गए, रेस्ट जोन्स हो गए, वाटर पॉइंट्स हो गए, इनको जो है इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो बिजी एरिया होते हैं, कंस्ट्रक्टेड जो एरिया होते हैं, जो कॉन्क्रीट एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत बिचा बिचा रहता है, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है बेसिकली, वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। और इस फैसिलिटी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जेंडर स्पेसिफिक होना है हमें। जेंडर सेंसिटिव जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। प्लस आपको पता होगा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSIR फंड आता है, तो उस फंड को भी जो है हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता था हैप प्लान के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। हैप प्लान के अंदर प्रॉब्लम थी कि जो फंड था वो थोड़ा सा कम रहता है, तो CSIR का फंड यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है। प्लस जो हमारे वर्कर्स हो गए उनको आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो है इंक्लूड करने की ज़रूरत है, और हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही है। तो यही बता रखा है यहाँ पे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, और ऐसे मेथड अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो लो कॉस्ट हो।
तो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को जो है मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है अल्टीमेटली हमारा लॉस ही होता है। अब यहाँ पे बिगर जो चेंज करने की ज़रूरत है वो क्या, बिगर चेंज हमें लॉ एंड पॉलिसीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है ग्रीन बिल्डिंग कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है अपना मास्टर प्लान, बिल्डिंग रूल्स और अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ग्रीन बिल्डिंग कोड हमारे पास है, इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट का है, तो इस कोड को जो है फर्मली अप्लाई करने की ज़रूरत है। अर्बन एरिया को फॉरेस्ट बनाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मियावाकी जो सॉल्यूशन हो गया, मियावाकी फॉरेस्ट्री हो गया, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। हमें रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है जो इनफॉर्मल वर्कर एरिया हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। प्लस जो हमारी नेशनल टास्क फोर्स है एनडीएमए के साथ और स्टेट डिज़ास्टर जो बॉडीज़ हैं उनके साथ मिलके जो है हमें सेटअप बनाने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों का। और जो लास्ट यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है वो क्या, हमें स्पेशली जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमें एक हीट ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया का जो लॉस हो रहा है, जैसे आरबीआई ने बताया 4.5% ऑफ जीडीपी जो है वो रिड्यूस हो रही है हीट की वजह से, तो उसको हम कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो हीट है, क्लाइमेट चेंज है, ये सिर्फ जैसे हमारे कोफी अन्ना ने बोला कि एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू है, ये हेल्थ इशू है, ये सोसाइटल इशू, और यही सारे इशू जो है हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो ये पेपर 2 के लिए क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना मेरे प्यारे बच्चों लिखने का। लिखने के बाद इसे शेयर करना है कहाँ पे, डिस्कशन ग्रुप में। डिस्कशन ग्रुप तक कैसे पहुँचना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको 2 लिंक मिलेंगे, दोनों को ज्वाइन कीजिए। पहले लिंक के अंदर टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे जो है आप यहाँ से वहाँ से ये जो PDF है ये डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो लिंक है वो हमारा डिस्कशन ग्रुप का है। तो आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं IMF। देखो न्यूज़पेपर के अंदर जो जो चीज़ें आती है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो अपनी स्ट्रैटेजी है जो इवॉल्व करने की ज़रूरत है। तो IMF अभी इंडिया ने क्या करा है, इंडिया IMF का डेफिनेटली मेंबर है, वोट पावर भी है हमारे पास IMF में। तो इंडिया ने जो अपना वोट है वो थोड़ा सा जो है रोक लिया, एब्सटेन कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान को जो है फंड प्रोवाइड कराने की जो है बात हो रही थी उसके लिए। अब इंडिया ने बोला कि जो पाकिस्तान को अगर फंड प्रोवाइड करा दोगे तो ये जो फंड है ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देगा क्रॉस बॉर्डर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अंदर, और वैसे ही हमारी वॉर चल रही है, उसको फंड दोगे तो वो हमारी अगेंस्ट में जो असला बारूद खरीद लेगा, तो इसलिए जो है इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। अब IMF के बारे में ये जो कोटा सिस्टम होता है, क्या ये वोटिंग का सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, किस पे कितनी वोटिंग पावर है, इंडिया की वोटिंग पावर से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, ये सारे जो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन देखते हैं IMF का। देखो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, हमने लास्ट टाइम शायद क्लास में वर्ल्ड वॉर 2 तक तो थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी, यहाँ हमने एडिटोरियल में डिस्कस करा था, याद होगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्री थी यूरोपियन वाली, क्योंकि वॉर तो वहाँ पे हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि दोबारा ये वॉर ना हो, नेवर अगेन वाला जो क्लॉज था याद आया होगा। तो उस नेवर अगेन के क्लॉज में उन्होंने जो इंस्टीट्यूट बनाए थे, जो मैंने बताया भी था, वहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट फॉर्म करे थे। एक तो हो गया हमारा IMF और दूसरा हमारा कर रहा था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, 1944 के अंदर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर IMF का ओरिजिन हो गया 1944 के अंदर। अब IMF के बारे में सीधा हम आते हैं कोटा सिस्टम के अंदर। IMF के अंदर एक कोटा सिस्टम होता है, फंड वगैरह जो लेना होता है उसके लिए ये कोटा सिस्टम बनाया गया है। हर एक जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसके पास एक कोटा होता है। कोटा होता है उसके कंट्रीब्यूशन के मुताबिक, मतलब कि जितनी कंट्री बड़ी होगी उतना बड़ा उसका कोटा सिस्टम होगा, ये यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। कोटा सिस्टम जो है इक्वल नहीं है, ये चीज़ याद रखना। हायर कोटा सिस्टम डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, हायर वोटिंग पावर से और ग्रेटर बोरोविंग परमिशन से। डेफिनेटली जब वोटिंग पावर ज़्यादा होगी तो जो है आप जो हायर कोटा होगा तो डेफिनेटली आपकी हायर वोटिंग पावर होगी, हायर वोटिंग पावर होगी तो बोरोविंग परमिशन ले लेंगे। कोटा डोमिनेट करता है किसके अंदर, SDR के अंदर। SDR एक तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है तो IMF की करेंसी SDR है, वही यहाँ पे बता रखा है। अब ये जो कोटा सिस्टम है, ये जो इंडिया का कोटा है, कोटा मतलब वोटिंग पावर इक्वल रही है, ठीक है। तो ये जो डिसाइड कैसे होगा कोटा सिस्टम, तो कोटा सिस्टम के अंदर कुछ जो है वो दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है कोटा डिसाइड किया जाएगा। GDP का साइज उसके अकॉर्डिंग 50% उसका वेटेज है। ओपननेस ग्लोबलाइजेशन वाला 30%, इकोनॉमी वेरिएबिलिटी 15%, इंटरनेशनल रिजर्व 5%। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कोटा सिस्टम डिसाइड होगा। तो इंडिया का देख लेते हैं थोड़ा सा।
इंडिया जो है आईएमएफ का जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट है फंड का। इंडिया को बहुत सारा फंड दे रखा है आईएमएफ वालों ने, स्पेशली जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था 1990s के अंदर, इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हुआ था उस टाइम में हमने लिया था। हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके अंदर भूटान, बांग्लादेश और 3 श्रीलंका कंट्री आती है, पाकिस्तान वगैरह नहीं आता, ये थोड़ा याद रखना। इंडिया के पास कितना जो है एसडीआर कोटा है, 2.75% हमारे पास एसडीआर कोटा है, और हमारा जो वोटिंग पावर है वो है 2.63 वोट है हमारे आईएमएफ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप समझ आ गई होगी आईएमएफ के बारे में, कैसे ओरिजिन हुआ, ये वोटिंग सिस्टम क्या है, कोटा सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें तो समझ आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट करो। नेक्स्ट चलते हैं नोटम। नोटम देखो बेसिकली होता क्या है, नोटिस टू एयर मिशन। अब देखो जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ जो है फाइट हो रही है, ठीक है, अब उस फाइट में जो है हमारी फ्लाइट्स वगैरह जाती है उनको नोटम दे रखा है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। काफ़ी सारे जो एयरपोर्ट हैं वो इफेक्टेड है, तो नोटम 2-3 बार वर्ड आ गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं नोटम होता क्या है। नोटम है नोटिस टू एयर मिशन, ठीक है। बेसिकली ये जो है पायलट को अपडेट करने के लिए दिया जाता है, एयर स्पेस एयरपोर्ट और जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो। और इसको देता कौन है, नोटम इशू कौन करता है, एविएशन अथॉरिटी, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो नोटम को इशू करती है, ये यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब नोटम इशू क्यों किया जाता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, फाइट भी उनमें से एक रीज़न है, तो ये सारे रीज़न है, थोड़ा सा देख लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एयर शो हो रहा है, वहाँ पे पैराशूट जंप हो गया, वो सारी चीज़ें, क्लोज रनवे हो गया, टैक्सी वे हो गया, तो वहाँ पे नोटम इशू हो जाता है। अनसर्विसेबल रेडियो नेविगेशन एड हो गया तो हो जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं जिसकी वजह से एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी वजह से जो है नोटम इशू हो जाता है। नोटम जो इशू होता है कैसे होता है, देखो एनकोडेड होता है नोटम, ऐसा नहीं है कि एक लेटर चला गया और नोटम हो गया, एनकोडेड होता है, कोडेड होता है नोटम, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, उनका अपना एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, सिविल एविएशन से मिनिस्ट्री में जाता है, फिर वो जो है जितने पायलट्स होते हैं मिनिस्ट्री से सिविल एविएशन में, सिविल एविएशन में पायलट के पास जाता है, वैसे होता है। अगर पायलट जो है नोटम को रिव्यू नहीं करता, ठीक है, पायलट को फ्लाइट उड़ाने से पहले नोटम देखना ही पड़ेगा, नोटिस टू एयर मिशन, ठीक है, अगर देखना ही पड़ेगा, नहीं देखता तो वो क्या करेगा कि जो उसके जो पैसेंजर वगैरह है उनकी लाइफ को डेंजर में डाल देगा और अपनी लाइफ को तो डालेगा ही डालेगा। तो नोटा सिस्टम समझ आ गया होगा, नोटम क्या चीज़ होता है, बेसिकली जो एयर स्पेस जो है उसको यूज़ करने के लिए गाइडलाइंस है थोड़ी सी, ये एक ब्रीफली समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा अटैम्प्ट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि नोटम है क्या, एक नोटिस है सिंपली। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारे कल वाले क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कल देखा था एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के बारे में इंडिया की, उसी के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखी है। S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, देखो S-400 ट्रायम्फ सिस्टम हमने रशिया से जो है एक्वायर कर रखा है, ठीक है, एरियल थ्रेट के लिए कर रखा है, 400 किलोमीटर, इज शोन इन सुरक्षा चक्रा, डेफिनेटली इसको सुरक्षा चक्रा का ही नाम दे रखा है हमने S-400 को। आयरन डोम सिस्टम इजराइल का है, हमारे पास नहीं है करेंटली ऑपरेटेड इन इंडिया, गलत हो गया, हमारे पास है ही नहीं तो गलती है, ए हो गया, ठीक है, थोड़ा सा समझ के हो जाता है, क्योंकि एयर डोम सिस्टम जब हामस ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो एयर डोम सिस्टम का ही यूज़ करके इजराइल ने अपनी जो है लैंड को प्रोटेक्ट किया था, जैसे हमारा इंडिया भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे एयर डोम सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं रेफ्यूजी कन्वेंशन, जो केस चल रहा है, प्रशांत भूषण जी जो है सपोर्ट कर रहे थे, तो ये उसका ही जो है क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। कोर प्रिंसिपल ऑफ द कन्वेंशन इज नॉन रेफुलमेंट, जिसका मतलब क्या होता है कि रेफ्यूजी के साथ अगर जो है प्रताड़ना वगैरह होती है उसकी खुद की कंट्री में, तो उसको वापस नहीं करेंगे, डेफिनेटली यही है कोर कन्वेंशन इस रेफ्यूजी कन्वेंशन का। द कन्वेंशन अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल इंडिविजुअल, ये देखो ये बिल्कुल ही जो है वैसी स्टेटमेंट है। ऑल इंडिविजुअल कैसे हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल्स हमने देखा था यहाँ पे एक्सक्लूडेड थे, ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत हो गया, आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हमें कुछ सॉल्व करना होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर।